तो देखिए, ये जो क्लास है बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने यूजीसी नेट के लिए आप लोगों के लिए यूनिट नंबर सेकंड का कुछ क्वेश्चनों पर बात करने वाला हूं। और यूनिट नंबर सेकंड में ही मैंने आप लोगों से सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक समूह के साथ साथ समाज के अध्ययन का उपागम भी बता चुका हूं। सर एक बात पूछनी थी, पूछ ले क्या? हाँ पूछो। सर आपने ना ये संरचनावाद में तीन उनके नाम लिखवाए थे, लेवी स्टॉक और दुर्खिम और कार्ल मार्क्स, बट दुर्खिम के कॉन्सेप्ट पे तो आपने कोई भी बात ही नहीं की। देखो संरचनावाद में जी सर। संरचनावाद में देखिए, संरचनावाद में दुर्खिम का बेसिकली इसलिए मैंने बात नहीं की क्योंकि इनसे जितना भी सवाल पूछा जाता है एक आध बार, तो जी केवल संरचना से ही पूछता है, जब वहां पे इंडिविजुअल के रूप में आता है कि संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है स्ट्रक्चरल पर, तो वहां पे जो है इस्माइल दुर्खिम का ही नाम आता है, एमिल दुर्खिम का ही नाम देखने को मिलता है। और बेसिकली बड़ा इजी सवाल बनेगा, केवल संरचनात्मक सिद्धांत से ही बनेगा। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं क्योंकि दुर्खिम के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। दुर्खिम का संरचनात्मक सिद्धांत पर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कई बार आप लोगों से बता भी चुका हूं। दुर्खिम आप चाहे डीएसएसबी की क्लास में अगर आपने लिया होगा तो भी वहां पे देखा होगा, अगर आपने एमपीपीएससी की क्लास भी लिया होगा तो उसमें भी देखा होगा, है ना, है कि नहीं। दुर्खिम का संरचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दुर्खिम का, ठीक है। जैसे आत्महत्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, हाँ सर, कि वो सब पढ़ा है सर, हाँ बट बस ऐसे एक उसी, बार टॉपिक कर रहे होते तो सर रिकॉल हो जाता है, तो वो कॉरिलेट कर सकते हैं ना सर। अरे भाई ऐसा कुछ खास उसमें नहीं है, बशर्ते आप इतना ध्यान रखिएगा कि संरचनात्मकता के सिद्धांत में भी दुर्खिम विद्वान ने अपना अवधारणा, अपने विचार को प्रस्तुत किया है। और उसने क्या बात कहा है कि संरचनात्मक प्रकारवाद का जो सिद्धांत है वो आधार है, जो तीन प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से एक माने जाते हैं। इनका कहना है कि प्रकारवाद बताता है कि समाज के हिस्से का एक साथ कैसे काम करेगा और यह व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। इन्हीं के बारे में उन्होंने संरचनात्मकता को लेकर रिलेट कराया। तो संरचनात्मकता के साथ साथ प्रकारवाद का सिद्धांत आएगा तो आप सीधा दुर्खिम का नाम लगा दीजिएगा, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्नों पर, यहां पर जो उसमें मुझे खास कुछ नहीं इंपॉर्टेंट लगा, अगर लगता तो मैं बताता आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तो यूनिट नंबर सेकंड का मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए, समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला, समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला, है ना, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विचारक था। प्रथम विचारक का नाम इसने पूछा है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक का नाम क्या था? हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम व्यक्ति, यहां पे अगर मैं हर्बर्ट स्पेंसर हटा के कार्ल मार्क्स कर दूं तो तब भी नाम प्रथम विचारक के रूप में इन्हीं को ही जाना जाता है। सबसे व्यापक और विवरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया है, जिन्होंने राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन को उत्पादन के तरीके से जोड़ा है, तब भी कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। नोट करते चलिएगा यहां पर एक विद्वान का और नाम, ठीक है। मतलब सर एक बार और बोल दीजिए। मैंने कहा है कि सामाजिक संरचना का सबसे प्रारंभिक और सबसे व्यापक विवरण कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रदान किया गया था, जिन्होंने राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को उत्पादन के तरीके से जोड़े थे। और समाज की संरचना पर प्रकाश डालने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम नहीं है, केवल हर्बर्ट स्पेंसर का नाम है। तो यहाँ पर आपका हर्बर्ट स्पेंसर ही सत्य जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि दोनों का नाम एक साथ आ जाए ऑप्शन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। सही जवाब दिया आप लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात समूहों, संस्थाओं, समितियों के प्रकारों तथा इनके स्वरूपों जो इसका निर्माण करते हैं से है? पार्सन्स हैं, गिन्सबर्ग हैं, नडेल हैं और कार्ल मैनहिम है। जवाब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
जिन्सबर्ग। जेम्सबर्ग भी कहा जाता है और जिम्सबर्ग भी कहा जाता है। बिल्कुल बात यहाँ पे आप लोग अभी जो चल रहे हैं सही रुख पर चल रहे हैं। और यदि आपसे ये प्रश्न में आया है एक प्रकार से सामाजिक संरचना के संबंध को लेकर, और सामाजिक संरचना के संबंध में गिन्सबर्ग महोदय ने कहा है कि समूहों, संस्था, समितियों के प्रकारों के और उसके स्वरूपों का निर्माण करने में, तो वहां पे गिन्सबर्ग का नाम आता है। कार्ल मेनहिम महोदय के अनुसार कहा गया सामाजिक संरचना अंतः क्रियाशील है, अंतः क्रियाशील है। और नडेल महोदय के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी एक फेमस विद्वान है, व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्थूल जनसंख्या और उसके व्यवहार और एक दूसरे से संबंधित भूमिका अदा करने के रूप में बताया है कर्ताओं के बीच में संबंधों की व्यवस्था का प्रतिमान। तो उसमें इन्होंने बताया कि यह समाज की संरचना का संबंध है। टालकाट पार्सन्स महोदय ने सामाजिक संरचना में अंतर संबंधित समस्या को रिलेट कराया, एजेंसी रिलेट कराया, सामाजिक प्रतिमान रिलेट कराया, और साथ कहा कि समूह में प्रत्येक जो सदस्य होता है उनके द्वारा प्राप्त जो स्थितियां हैं, जो भूमिका है, उन्हीं भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को कहा जाता है सामाजिक संरचना। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से भी अपनी बातों को प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या जवाब देना है? ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ समिति को लेकर, संस्था को लेकर, समूह को लेकर उनके स्वरूपों का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक संरचना के अंतः क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है? सामाजिक तत्वों का ताना बाना है, अंतःक्रिया सामाजिक तत्वों का ताना बाना जिसके विचारने और पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ है। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नाम किस विद्वान का आ जाएगा? मेनहिम। कार्ल मेनहिम का नाम आएगा, कार्ल मेनहिम का नाम आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 पे बात करते हैं, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रारूपों के बारे में उल्लेख किया है? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर 4 प्रकार के प्रारूपों के बारे में किसने बताया है? पार्सन्स। तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एक आता है आपका सार्वभौमिक, दूसरा आपका आता है इसमें जो है एक सार्वभौमिक आता है, एक विशिष्ट आता है, एक विशिष्ट आता है। अर्जित। तो सार्वभौमिक को हमने 2 भागों में बांटा, कहा कि एक सार्वजनिक अर्जित होता है, एक अर्जित होता है और एक प्रदत्त होता है। विशिष्ट को अगर हमने बात करें तो एक अर्जित होता है और एक प्रदत्त होता है। विशिष्ट होता है या विशिष्ट भी इस प्रक्रिया में आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज विशिष्ट प्रदत्त के रूप में या विशिष्ट अर्जित के रूप में ही इसको अगर रिलेट करें तो सबसे बेटर माना जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यहाँ पर, वो सी वाला करेक्ट होगा। ये प्रश्न परीक्षा में हम लोगों से एक बार आ चुका है, पूछा भी जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्पेन के सामाजिक संरचना को विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, देखिए यहाँ पे बात है स्पेन को लेकर, है ना। स्पेन की सामाजिक संरचना की विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने जिक्र किया है। नाम आता है स्पेन। देखिए पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय और चीनी समाज की श्रेणी में रखा था विशिष्ट अर्जित को। कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना में चित्र प्रस्तुत किया था मैक्स वेबर महोदय ने। ये सभी विशिष्ट अर्जित के पार्ट माने जाते हैं। लेकिन जब बात मैं करता हूं स्पेन को लेकर, तो पार्सन्स ने स्पेन की सामाजिक संरचना की इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जहां बेसिकली संरचना के रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर आधारित समूह पाए जाते थे। वो बातें बता रहा था टालकाट पार्सन्स महोदय। तो ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए यहाँ पर, बता सकते हैं आप लोग? पार्सन ही जाएगा। हाँ, डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स वेबर, देखिए कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना को जो चित्र प्रस्तुत किया है वह निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? विशिष्ट के अंतर्गत आता है, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए आप लोगों का यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। सामाजिक संस्था का तात्पर्य क्या हो सकता है? सामाजिक संस्था का देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो तात्पर्य है, मतलब आशय है। इससे हमें लगाना, किसी बच्चे ने एक बार मुझसे सवाल भी ये पूछा था। तो देखिए सामाजिक संस्था का निर्धारण से नहीं, यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा व्यक्ति के समूह और गठन से होगा इसका मीनिंग। ठीक है, बाकी नियमों की संरचना और जो है अमूर्त व्यवस्था, ये जो रिलेट कराती है एक प्रकार के सामाजिक संस्था की
विशेषता को रिलेट कराती है, ना कि उनके मीनिंग को रिलेट कराती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। सर व्यक्तियों का समूह होगा। व्यक्तियों के समूह को ही या संगठन के ही रूप में हम सामाजिक संस्था का नाम रिलेट कराते हैं, जो दर्शाता है सामाजिक संस्था का अर्थ। सामान्यतः संस्था समिति का ही एक अर्थ लगाया जाता है, परंतु इन दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी हमें देखने को मिले हैं। परंतु जब हम बात करते हैं उसकी मीनिंग को लेकर, तब आप यहाँ पर इन चीजों को व्यक्ति के समूह के और संगठनों को आप रिलेट करा सकते हैं। ऑप्शन आपका जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे जब सामान्य आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति होती है ना, तो एक संगठन पर ही क्रिया के माध्यम से कार्य किया जाता है। व्यक्तियों के इसी संगठन को ही समिति कहा जाता है, और इसी रूप में इसका मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही जाएगा। समझ गए? बताइए, क्लियर है? जी सर। जी सर, इसका क्लियर है। आंसर इसका आंसर सर डी नहीं हो सकता क्या? ये विशेषता है सर, बताया तो अमूर्त अमूर्त व्यवस्था। मीनिंग को नहीं बता रहा, मैं तात्पर्य की बात कर रहा हूँ। मीनिंग का मतलब अलग होता है, विशेषता मतलब अलग होती है। तो सर व्यक्तियों के जो समूह है या संगठन जो बनाया जाता है वो तो सर समिति के तौर पे बनाया जाता है। हाँ सर, मैं भी वही कह रही हूँ। देखिए, समिति के माध्यम से ही बनाई जाती है। मीनिंग आपने बताया था कि मनुष्य के जीवन में यथासंभव बहुत ही आवश्यकता होती है और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए जो संगठन का निर्माण किया जाता है उसको समिति बोला जाता है। और उस समिति को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, टूल्स एंड टेक्निक, जो उसको संस्था बोलते हैं, और संस्था की तरह लीड किया जाता है। और संस्था एक अमूर्त से है जो नियमों की संरचना है। और सी और डी दोनों सर ये संस्था के विशेषता भी हैं और उसको मीनिंग को भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अमूर्त यहाँ पे व्यवस्था हम यहाँ बताते हैं तो जिसमें नियम भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। सुनिए, आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, लेकिन आप सोच गलत तरीके से रहे हैं यहाँ पे कि सामाजिक संस्था के जो तात्पर्य में आप जा रहे हैं, मीनिंग में जा रहे हैं, वो अमूर्त व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपका गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है। देखिए, संस्था बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कहा कि नियमों की संरचना, बात सत्य है कि संस्था हम उसे भी कहते हैं जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती हो, तो नियमों की संरचना बन गई। आपने ये भी कहा कि जब संस्थाएं बेसिकली व्यक्तियों का समूह ना होकर कार्यविधियों की व्यवस्था बन जाए, तो एक अमूर्त व्यवस्था के रूप में रिलेट होता है, जहां पे नियमों की व्यवस्था होना बेसिकली दर्शाता है। तो संस्था एक अमूर्त व्यवस्था के रूप में कही जा सकती है। ठीक है, सत्य है। मैं आपसे बार बार एक चीज बताना उचित समझूंगा कि आप उसको समझे। आशय, टू द पॉइंट, मीनिंग को समझना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। और संस्था का मुख्य जो बात है, मुख्य जो भूमिका है, सिंपल सी बात है, व्यक्तियों के समूह से ही संस्था बनती है। मैं आपसे अगर सवाल इंटरव्यू में कर रहा हूं कि सामाजिक संस्था का मीनिंग बताइए, तो आप अगर अमूर्त व्यवस्थाओं के लेकर बात करेंगे, नियमों के लेकर बात करेंगे, तो मैं वहां पे आपके गलत कर दूंगा क्वेश्चन। मैंने कहा कि सामाजिक संस्था का मीनिंग बताइए, तो आपको सीधा इतना बोलना है कि सर व्यक्तियों के समूह को ही कहा जाता है सामाजिक संस्था। इसका मीनिंग है एक्चुअली ये क्या? बताओ एक्चुअली, बोलो। आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है। आ रही है सर। बोलते बोलते रहते हो तो एक ऐसा शांत हो जाते हो पूरा। सर अगर जो ऑप्शन डी होता तो हाँ। क्वेश्चन क्या बनता है इसका? सामाजिक संस्था की विशेषता बनता है ना, सामाजिक संस्था की विशेषता बनता और अगर ऑप्शन सी बनता तो ये भी विशेषता ही है। निम्न में से आपको विशेषता को छांटने के बोलता है कि बताइए सामाजिक संस्था की विशेषता निम्न में कौन सी नहीं है ना, कौन सी नहीं है। देखो, मैं आपसे कहता हूं प्लीज इस बात को ध्यान, अगर ऐसा क्वेश्चन प्रश्न आता है परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में आता है, प्लीज गलती मत करिएगा। संस्था जनरली एक विशेष संगठन है, एक संगठन है, एक संगठन को संदर्भित करती है, और संगठन ही व्यक्तियों का समूह है। संगठन ही व्यक्तियों का समूह है। अब संगठन या व्यक्तियों के समूह में बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो केवल तात्पर्य से याद रखिए प्लीज। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होगा, ये 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में किस विद्वान के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक समाज कार्य करता है या सामाजिक कार्य करता है? बताइए, परिभाषा दिया गया है और संस्था की परिभाषा है ये। जैसे ग्रीन सर, हाँ। समिति को कहते हैं हम कि व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, लेकिन संस्था तो वो होती है ना कि जो इनके नियम विधि और इनकी कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था होती है। उनकी जैसे जरूरतों को परिवार समिति है, लेकिन परिवार में जो विवाह हुआ है वो एक संस्था हो गया। विवाह जो हो गया वो संस्था हो गया, ठीक है, बताओ। हाँ जी सर। हाँ, तो तो विवाह, फिर सर समिति हुआ ना, ये क्या हुआ? व्यक्तियों का समूह। तो इस प्रश्न का जवाब क्या देना चाहती हो, बताओ। सर एक बार स्क्रॉल करना नीचे। स्क्रॉल किया तो है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो नियमों की संरचना हुआ ना, और एक अमूर्त व्यवस्था भी होती है संस्था तो, और जो समिति होती है वो मूर्त होती है, जिसे हम देख सकते हैं। अच्छा, और सर इसमें ये भी दोनों ही सही हैं। मतलब आप कह रहे हो कि व्यक्ति के समूह या संगठन नहीं है? सर ये तो एसोसिएशन का है ना, कि जब हम कोई भी समूह बनाते हैं, हमारा कोई स्पेसिफिक गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, उसके लिए हम एसोसिएशन का निर्माण करते हैं जो हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता है। लेकिन अच्छा। संस्था होती है, उनका विकास तो खुद से खुद ही हो जाता है। संस्था में क्या व्यक्तियों का समूह के माध्यम से संस्था नहीं बनाई जा सकती है? सर इंस्टीट्यूट सर ये तो नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ये, बाकी आप कंफर्म करो एक बार। अरे मैडम सुनिए, आप सुनिए, एनजीओ जो होता ना, एनजीओ उसमें समूह ही काम करता है, और संगठन तो संस्था हुआ ना वो एनजीओ। इसको एनजीओ के एग्जांपल से देखो, जैसे फील्ड वर्क में जाते हैं तो संस्था के माध्यम से ही तो जाते हैं। आप इतना बहस क्यों कर रहे हो? और नहीं समझ में आ रहा, देख लेना, एक क्वेश्चन के लिए इतना वो कर रहे हो। मैं एक सिंपल बात बता दूं सर, आप सभी लोगों को मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए प्लीज। नियमों की संरचना और सर का निर्णय सर्वमान्य माने सभी लोग। देखो मैं हर बार क्लास में नहीं, देखो बेसिकली क्या मैं जो बता रहा हूं आपको गलत नहीं बता रहा हूं, इस चीज को समझो, है ना। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सामाजिक संस्था का मीनिंग, मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं, आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो। मैं सामाजिक संस्था का कहीं मीनिंग बताया गया कि अमूर्त व्यवस्था है? कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको? आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चाहे आप इग्नू की बुक ले लो, चाहे आप हरियंत की बुक ले लो, उत्तराखंड की बुक ले लो, आपको व्यक्तियों के समूह और संगठन को रिलेट कराएगा कि ये सामाजिक संस्था है, हर किताब में मिल जाएगा। भाई ये विशेषता है, बात को समझो। नहीं समझ में आता विशेषता किसे कहते हैं, आशय किसे कहा जाता है, तात्पर्य किसे कहा जाता है, इसका मतलब नहीं जानते क्या आप लोग? मीनिंग का मतलब नहीं जानते हो आप लोग? तात्पर्य क्या होता है समझो। मीन्स पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है, क्या है, बस कैसे है। मीनिंग टू द सही पॉइंट आपका पूछ रहा है आपसे, टू द पॉइंट। मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि विशेषता नहीं, विशेषता भी तो है, विशेषता दोनों बात बता रहे हो। बाकी सही कह रहे हैं भाई आप। देखो इतने क्लास पे एक किसी क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम मत लो, अगर आपको लगता है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस करो, या तो उसका नेट वगैरह का भी यूज कर लो। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ आप लोगों से, बात को समझा करो आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक संस्था अनेक जनरीतियां और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है ना जो अनेक समाज कार्य करता है, ये देखिए परिभाषा पूछ लिया गया। परिभाषा एक तो बोगार्ट्स का भी है, अगबन का भी है, ग्लीन एंड ग्लीन का भी है, और आपका एक ग्रीन का भी नाम मिल जाता है। परंतु क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब जाना चाहिए, अगर मैं ग्रीन की परिभाषा की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि अनेक जनरीतियां और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा संगठन होता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक संस्था, या हम इसे संस्था का रूप में दे देते हैं। तो ये परिभाषा बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो डी है। लेकिन ग्लीन और ग्लीन जानते हैं क्या बोले थे? इनका कहना था कि जो सांस्कृतिक प्रतिमान है, उन सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रियात्मक स्वरूप होता है। सांस्कृतिक है ना, प्रतिमान का जो है बेसिकली एक क्रियात्मक स्वरूप होता है, वो ग्लीन और ग्रीन का सामाजिक संस्था का पार्ट बनता है। बोगार्ट्स महोदय एक परिभाषा देते हैं, साथ ही साथ मैं बता दूं सामाजिक दूरी का मापन, फीलिंग की भावना भी अगर हम बात करते हैं, भूमिका, तो भी बोगार्ट्स का नाम आता है। बोगार्ट्स ने कहा कि सामाजिक संस्था समाज की वो संरचना है जिसको
स्थापित गतिविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक संस्था। और ये बात अगर आती है तो ये बोगार्ट्स का नाम यहाँ पर आता है। लेकिन जब बात हम आगबंड की करते हैं तो आगबंड महोदय कहते हैं कि सामाजिक संस्था जो होती है ना, वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो संगठन आपने बनाया है, जो स्थापित आपने प्रणालियां की है, उसी को कहा जाता है सामाजिक संस्था। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगबंड और निम्न का आपका नाम आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी का। देखिए एक सवाल और, सामाजिक समूह का तात्पर्य निम्नलिखित में से बताइए। तात्पर्य किसी समूह की इकाई की संख्या, सामाजिक अंतःकरण की प्रक्रिया, समूह का आदर्श रूप होना, उपर्युक्त में से कोई ना होना। बताइए कौन सा सही जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। सर ए। सामाजिक अंतःकरण। ठीक है, सामाजिक समूह का जो यहाँ पे मीनिंग आपने बताया है, सामाजिक समूह को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी लोग कह सकते हो किसी समूह की इकाइयों की संख्या, मतलब आप समझ रहे हो, कोई ग्रुप है, इकाई मतलब सदस्य हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी संख्याओं को बताया गया कि यह सामाजिक समूह है। तो आप लोगों ने सुना भी, जैसे बेसिकली प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, है ना, उनको लेकर जो जिक्र करता है उसके बारे में बात करता है। देखो सामाजिक अंतःकरण की प्रक्रिया भी होता है सामाजिक समूह में, समूह का आदर्श रूप का भी होना भी होता है, रिप्रेजेंट करता है सामाजिक समूह को। लेकिन मीनिंग केवल सामाजिक समूह जो दर्शाता है वह कहता है आपसे कि किसी समूह की इकाइयों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं, सामाजिक समूह का नाम देते हैं। पारस्परिक एकता की भावना, हम की भावना, समान हित, समान व्यवहार, आदर्श नियम, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं, मानवीय प्रणालियों की संकल्पना, आर्टिफिशियल निर्माण, है ना, ये सभी भूमिका समूह की ही होती है ना। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया आ गई। सोशलाइजेशन देखो बेसिकली होता क्या है, रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति, सामाजिक गुणों को सीखना ही बेसिकली क्या कहलाता है, समाजीकरण। समाजीकरण कहलाता है। अब समाजीकरण में इसने कहा कि परिभाषा बताइए, और परिभाषा बड़ी सिंपल बताया उसने, कहा कि आपको जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषता और आत्मपन और व्यक्तित्व का प्राप्त करता है, इस कंडीशन में ये परिभाषा किस विद्वान की है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये परिभाषा ग्रीन महोदय की है। किसकी है? ग्रीन महोदय की है। ग्रीन की। हाँ देखिए एक स्टीवर्ट आता है, स्टीवर्ट महोदय जानते क्या बोले थे इन्होंने कहा कि संस्कृति के विश्वास है, एटीट्यूड है, मूल्य है, प्रथा है, उनको अगर कोई ग्रहण कर लेता है, जैसे मैं मान लीजिए किसी का प्रथा ग्रहण कर लिया, किसी के मूल्य, किसी का आपको मैंने कॉपी कर लिया एटीट्यूड आपका, तो वो होता है संस्कृति, वो होता है समाजीकरण। तो ये किसने बोला है? स्टीवर्ट ने बोला है। ग्लीन महोदय ने यहाँ पे कहा है कि समाजीकरण को लेकर कि व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। व्यक्ति क्या करता है? समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। मैं व्यक्ति हूं, मैं किसी ग्रुप में गया, एक क्रियाशील सदस्य बन गया उसका, और समूह की गतिविधियों के साथ मैं उसमें कोऑर्डिनेट करने लगा, अपने आप को स्थापित कर लिया, और जब स्थापित कर लिया तो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार मैं अपने साथियों के साथ जो है सहन शक्ति की भावना को धीरे धीरे क्या करने लगा? विकसित करने लगा अपना। तो इस कंडीशन में ग्लीन की परिभाषा समाजीकरण का पार्ट बन जाती है। अकबंद महोदय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही भूमिका जिस तरीके से हम लोगों ने भी जिक्र किया है, चर्चा किया है अकबंद के बारे में, संस्था में लेकर भी, और आपको साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संस्था में कहा कि आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो संगठित और स्थापित प्रणालियां होती हैं उन्हीं को कहा जाता है संस्था के रूप में। तो वहां पे इनका नाम बेसिकली देखने को मिल जाता है अकबंद महोदय का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक कीवर्ड है सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करना, और व्यक्ति ऐसा करता भी है समाज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने कहा कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने का सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है? देखिए ग्रीन और स्टीवर्ट और जॉनसन, 4 ऑप्शन आपके सामने। 11वें का सही जवाब क्या होना चाहिए? बाकी मैंने देखो स्टीवर्ट के बारे में भी बताया है,
ग्रीन के बारे में बताया है, और आपको ग्रीन के बारे में भी बताया, जॉनसन के बारे में जो परिभाषा है ये आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रूम और सेल्जनिक समाजीकरण के लेकर कितने उद्देश्यों के बारे में बताया था? समाजीकरण के बेसिकली यहाँ उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है आपके सामने, ब्रूम और सेल्जनिक विद्वान का नाम है, इसी ने उद्देश्य बताए हैं। और वो कौन कौन से उद्देश्य हैं आप जरा मुझे बताएंगे क्या? समाजीकरण के 4 टाइप के उद्देश्य हैं। कितने? 4। आधारभूत नियमबद्धता का जो है विकास करना, नियमबद्धता का, आकांक्षाओं की पूर्ति, जी हाँ, आकांक्षाओं की पूर्ति करना, और सामाजिक भूमिका को निभाने की सीख, हाँ, सामाजिक भूमिका, सोशल रोल, और क्षमताओं का विकास, और आपकी कैपेसिटी या क्षमताओं का विकास। बस ये है सेल्जनिक और ब्रूम की नाम। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर एक पुस्तक है, आप बताना चाहोगे कब आई थी? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक बताइए। 1902 कब आई थी? 1902 में। ओके, 1902, ठीक है, 1902। नाम क्या आएगा? चार्ल्स कूले का नाम आ जाएगा, चार्ल्स कूले का नाम आ जाएगा, है कि नहीं? इसी का नाम आएगा ना, बताइए एक बार जी। अगर मैं आप लोगों से, अगर इसके अंतर्गत कूले का नाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं जॉर्ज मीड के बारे में, मीड का सिद्धांत, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के किताब के बारे में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आई एंड मी शब्द का प्रयोग किया, और बीच में एक शब्द उभर के आता है, जानते वो शब्द का क्या नाम है? बताइए अगर पता है तो। सेल्फ, बिल्कुल सही जवाब आपने यहाँ पे दिया है। जो सेल्फ है उसका बेसिकली यहाँ पर विकास होता है, ठीक है, सेल्फ का विकास होता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है मैक्स वेबर महोदय के बारे में, मैक्स वेबर, देखिए मैक्स वेबर बहुत फेमस विद्वान है, बहुत ही फेमस विद्वान है मैक्स वेबर महोदय। मैक्स वेबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेबरवादी एक उपागम है। कार्ल मार्क्स का एक अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में, तो अपनी भूमिकाओं को रिप्रेजेंट करने के परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स की भूमिकाओं को मैक्स वेबर ने आगे बढ़ाया था। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म करके सन 1905 में एक किताब लिखा। द रिलीजन ऑफ इंडिया करके 1916 में किताब लिखा मैक्स वेबर महोदय ने। द रिलीजन ऑफ चाइना करके किताब 1916 में ही लिखा था। द थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करके किताब एक लिखा था 1922 में, ठीक है। ये मैक्स वेबर का बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया था। सामाजिक क्रिया के परिणामों की जांच किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। क्रिया कैसे संघर्ष करती है? 4 प्रकार के किसने बताया? मैक्स वेबर ने। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपका तर्क संगत, ठीक है, जहां उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। दूसरा इसमें आता है मूल्य तर्क संगत, जिसका मतलब बेसिकली वैल्यू रिलेशंस एक्शन को रिलेट करता है, जहां समाज में मूल्य शिष्टाचार देखा जाता है, उसको मूल्य तर्क संगत बोला गया। एक होता है इफेक्टिव एक्शन। इफेक्टिव एक्शन, इफेक्टिव एक्शन का मतलब होता है भावना पर। जैसे अन्ना हजारे वाली प्रक्रिया की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आता है, अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं तो इफेक्टिव एक्शन एक आ जाता है। एक ट्रेडिशनल एक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारंपरिक एक्शन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के इन्होंने जिक्र किया था। सामाजिक क्रिया का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो उसका कनेक्शन होता है, और या उस व्यक्ति की एक क्रिया है जिसका संलग्न अर्थ होता है ना। तो सामाजिक क्रिया में मानव व्यवहार को शामिल किया जाता है। इस कंडीशन के आधार पे इन्होंने मैक्स वेबर महोदय ने जिक्र किया था। मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप का सिद्धांत भी बताया है। शक्ति और सत्ता का आदर्श प्रारूप सिद्धांत बताया, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बताया है, प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद के बारे में बात किया है। बहुत ही फेमस पर्सन है ये मैक्स वेबर महोदय। सिगमंड फ्रायड, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सिगमंड फ्रायड महोदय के बारे में भलीभांति तरीके से जानते हैं। बहुत ही फेमस पर्सन फ्रायड। बताइए एक बार फ्रायड के बारे में। बाय, चलिए बताइए।
हेलो, आवाज जा रही मेरी? हेलो।